नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सीमा खन्ना जी के द्वारा लिखी हुई कहानी दूसरी मुस्कान। गुलमोहर और अमलतास के पेड़ों की अनवरत कतारों के बीच चिकनी काली चमकीली सड़क दूर तक दिखाई देती है। जगह जगह सड़क के किनारे लैंप पोस्ट लगे थे। उससे इनकी पीली रोशनी हमेशा से ही रहस्यमय लगती रही है। सड़क की दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिए चौड़ी पटरी बनी है। कैंट की इस सड़क से पिछले कई वर्षों से उसका सुबह शाम का वास्ता है। पिछले 8 वर्षों से यही नौकरी है जो मुसलसल 2 सालों से चल रही है, वरना कहीं 8-9 महीने तो कहीं 1.25 साल। बस फिर किसी न किसी वजह से या तो नौकरी से उसे बाय बाय कह देती या फिर वह खुद नौकरी से विदा ले लेती। न जाने क्यों इस गुलमोहर के पेड़ों के नीचे से गुजरते समय उसके अंदर कुछ पिघलने सा लगता है। अभी नहीं, पिछले वर्ष भी ऐसा ही होता था। जब बसंत उसकी जिंदगी में आया तो ढेरों फूल खिल गए थे उसके आंचल में। वजूद महकने लगा। तुम्हें पता है, मुझे बसंत पसंद है, वह खोई खोई सी कहती। अच्छा, बसंत उसे शरारती नजरों से देखता तो वह शर्म से लाल हो जाती। मैं मौसम की बात कर रही हूँ। मैं भी वही शरारत और गालों के भंवर जिसमें उसने खुद को खोसा दिया था। कंपनी पार्क के आगे लगी बड़ी सी घड़ी 6 बजे की सूचना दे रही थी तो वर्तमान में लौट कर आई। कदम कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगे। घर पहुंची तो देखा शुभी होमवर्क करने में व्यस्त थी। मेरी बच्ची, खूब मन लगाकर पढ़ो। उसने प्यार से शुभी के सिर पर हाथ फेरा और बैग सोफे पर रख दिया और सीधा रसोई में चली आई। उसे घर पहुंचते ही चाय चाहिए। चाय की बड़ी तलब है उसे, पर जिससे यह आदत लगी उसके साथ बैठकर सुकून से चाय पिए हुए मुद्दत हो गई। अरे ये क्या, चाय तो पहले से ही रेडी है, साथ में प्लेट में कुछ नमकीन भी रखा है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब पीछे से शुभी ने लाड से गले में बाहें डाल दी। उसे अच्छी तरह मालूम है कि यह लाड क्यों हो रहा है, मगर प्रत्यक्ष में उसने शुभी को चूम लिया। सच, बच्चों के छोटे छोटे मतलब भी माँ को सुकून देते हैं। शुमी चाय की ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम में आ गई। वह चाय पीते हुए शुभी को गौर से देखने लगी। शुभी ना जाने किधर किधर की बातें सुनाने में लगी हुई थी। वो जानती है चाय खत्म होने से पहले शुभी मतलब की बात पर आ जाएगी। मम्मा, प्लीज़ मुझे भेज दो पिकनिक पर। कल पैसे जमा करने की लास्ट डेट है। प्लीज़ मम्मा, फिर आगे चाहे कभी मत भेजना। प्लीज़ मम्मा, नीता शालू भी तो जा रही हैं, पूरी क्लास है, प्लीज़ मम्मा। शुभी, मैंने पहले ही कह दिया था, किसी पानी वाली जगह पे मैं तुझे नहीं भेजूंगी। शुमी झंझला उठी। उफ मम्मा, मैं कोई बच्ची हूँ जो पानी में गिर जाऊंगी? आप कहीं भी लेकर नहीं जाते हो। अब स्कूल की तरफ से ले जा रहे हैं तो भी ना जाओ। और फिर शुभी रोने लगी। शुभी को रोता देख शुमी का भी मन किया कि वह भी शुभी को गले लगाकर जी भर के रोए, पर यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले कई सालों से वह अकेले ही सबका सामना कर रही थी। वो जानती है कि शुभी की पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही है और वो भी अब कोई बच्ची नहीं है, 7वीं में है, 7वीं कक्षा में है, मगर उसके लिए तो वह अभी नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची जैसी ही है। शुभी को लेकर वह हमेशा असुरक्षित रहती है। वह शुभी के आंसू नहीं देख सकती थी, अतः उठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी जबान साथ नहीं दे रही थी। यूं कब तक शुभी को बांध कर रखेगी? वह खुद से ही सवाल करती रही। वह चाहती है कि शुभी मजबूत बने, अपने पांवों पर खड़ी हो। अगर कुछ सालों बाद किसी कोर्स के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा तो क्या वह नहीं जाने देगी? रोक लगा देगी उस पर? फिर अगर उसकी जिंदगी में कोई बसंत आ गया तो? नहीं, उसकी बच्ची को तो अभी ऊंची उड़ान भरनी है। वो खुद को तसल्ली ही दे रही थी। वो जानती है कि वह शुभी के मामले में ओवर प्रोटेक्टिव है। फिर उसने शुभी का माथा चूम लिया। सुबह अपनी क्लास टीचर से मेरी बात करा देना। यह सुनकर शुभी खुशी से खिल उठी। सुबह शुभी उसके उठने से पहले ही उठ गई। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसके पास किचन में आ गई।
फिर वही गले में बाहें डालने वाला लाड। वो मुस्कान ही थी, पर कभी कभी मुस्कुराहटें कितनी फीकी होती हैं। यह उसने बसंत के इश्क में मर कर जाना था। शुभी के हाथों में पैसे रखते हुए उसने चेतावनी दी कि अपनी टीचर से मेरी बात जरूर करवाना, वरना पिकनिक कैंसिल। शुभी उसके गालों को चूमकर तुरंत घर से निकल गई। वह उसे आंखों से ओझल होने तक एकटक देखती रही। शुभी का निकलता हुआ कद और गालों में पड़ते हुए भंवर बसंत जैसे अपनी कॉपी छोड़कर गया था उसके पास। शादी के 2 साल बाद ही बड़ी मुश्किल से उम्मीद जगी थी कि वह माँ बनने वाली है। बच्चा भी जैसे उसने भीख में ही मांगा था बसंत से, मगर इस खुशी की खबर ने जैसे पंख लगा दिए थे। उसने बसंत की मुस्कुराती तस्वीर हर कमरे में फ्रेम करवा कर रखवा दी थी। मुझे तुम्हारे जैसा ही बेटा चाहिए बसंत। वह बसंत के सीने पर सिर रखकर प्यार से बोलती। और अगर बेटी हुई तो? नहीं, बेटा ही होगा। अच्छा, तुम दुनिया की पहली औरत हो जो बेटे की मुखालफत कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर पहला बेटा ही होना चाहिए। पहला मतलब? अभी और बच्चे चाहिए? महंगाई देखी है? बसंत का वही ठहरा हुआ जवाब। हद है, मकान तुम्हें बना बनाया मिल गया, घर में भी सब कुछ है। अब क्या तुम बच्चों को पाल पोस भी नहीं सकते? तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते? महंगाई में क्या लोग बच्चे नहीं पैदा करते? वो खींच जाती, मगर बसंत की वही खामोशी उसकी बात शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देती और नतीजे पर पहुंचती नहीं। वही गुलमोहर और अमलतास की कतारें। रोज उसका मन पंछी की तरह डाल डाल पर अटकता हुआ चलता है। यह सड़क सीधी चर्च रोड से मिलती है और चर्च रोड शुरू होते ही कोने में पुरानी किताबों की दुकान, उसके बगल में रोजमेरी रेस्टोरेंट, जिसमें ना जाने कितनी शामें उसने बसंत के साथ एक साथ बिताई थी। उसके आगे कंपनी गार्डन, उससे कुछ दूरी पर सेंट सोफिया इंटरमीडिएट स्कूल, जहां उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी और बसंत से भी तो यही मिली थी। मन फिर अतीत में भटकने लगा। पहली बार उसने बसंत को स्कूल के कैंपस में कैंटीन के बाहर खड़ा देखा था। निकलता हुआ कद, गेहुआ रंग, बड़ी गहरी आंखें। वह बेख्याली से इधर उधर देख रहा था। कैंटीन के कोने में खड़ी जाने क्यों वह उसे एकटक देखने लगी। उम्र का वह पड़ाव जिसमें अनायास ही कोई अपनी तरफ खींचता है, वो भी खिंच रही थी, इस बात से बेखबर कि रोमा कब से उसके पीछे आ खड़ी हुई है। रोमा ने उसकी चिकोटी काटी तो उसकी चीख निकल गई। कुछ दूर खड़े बसंत की नजरें आवाज की दिशा में उठी और उससे टकरा गई। वो मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते ही उसके गालों पर भंवर खिलने लगे और वह उन भंवरों में ऐसी खोई कि खुद को कभी तलाश ही नहीं कर पाई। दूसरे दिन खुद को लाख रोकने के बावजूद वह उसी वक्त कैंटीन के बाहर थी। बसंत वहीं खड़ा था, मगर आज बेख्याल नहीं, कुछ सचेत सा था। उसके ख्वाबों में फूल खिलने लगे थे। अब मुलाकातें स्कूल से बाहर होने लगी थी। हफ्ते में 2-3 बार ही मिल पाती थी। शनिवार को ही हॉस्टल के बाहर निकलने की इजाज़त थी। रोज़ निकलना मुमकिन नहीं था। हॉस्टल वार्डन एक युवा महिला थी, ज़्यादा रोक टोक नहीं करती थी, इसलिए इतना भी मिल पाते थे। वो जानती थी कि इस उम्र का पानी अपने बहने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। वो बेसब्री से शनिवार का इंतजार करती, खुद को सजाती संवारती। उसे बसंत के साथ अपनी हर मुलाकात पहली मुलाकात सी ही लगती थी। देर तक हाथों में हाथ डाले वे इन्हीं लंबी सड़कों पर घूमा करते थे। गुलमोहर गवाह है इनके प्यार के। वह बसंत के सीने पर सिर रखती तो वो उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता। धीरे धीरे पिघलने लगी। उसे लगता उसके बदन के ताप से गुलमोहर भी सुलग उठेंगे। चांदी के दिन थे वे। इतना कीमती और सुनहरा वक्त हमेशा कहाँ जिंदगी में रहता है। उसका स्कूल खत्म होने वाला था और वापस अलवर जाने का वक्त आ गया था। माँ बाबूजी तो वक्त से पहले ही इस दुनिया से उठ चुके थे, इसलिए उसकी सारी जिम्मेदारी हेमादी और रमन जीजाजी के ऊपर आ पड़ी थी। वह लगातार रोए जा रही थी। बसंत, कुछ करो, मुझे वापस नहीं जाना। रो मत, कुछ करते हैं। ऐसे तो मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा पगली। अभी तो वक्त है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इंटर के पेपर हो चुके थे। रिजल्ट आने में अभी वक्त था। बिना मार्कशीट कहीं भी दाखिला नहीं होना था।
पेपरों के बाद छुट्टियां पड़ रही थीं। वहीं वापस जाने की मुसीबत, कैसे खुद को जाने से रोके, वो सोच रही थी। इसी बीच स्कूल की तरफ से 10वीं और 12वीं की कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए हॉबी क्लासेस शुरू होने की खबर आई। स्कूल इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा रहा था, मगर उसकी तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी कि अब कोई भी हॉबी क्लास ज्वाइन कर लेगी, अलवर वापस जाने से बच जाएगी। हेमादी फ़ोन पर बहुत नाराज़ हुई थी। कई बार उसे लौटने के लिए कहा था, मगर फिर उसकी जिद के आगे चुप हो गई थी। 2 महीने तफरी में बीत गए। हॉबी क्लास में क्या सीखा कुछ पता नहीं। सोने चांदी के दिन यूं ही गुजरते गए। रिजल्ट आया तो पास हो गई थी। बसंत ने रोज़मेरी रेस्टोरेंट में सबको शानदार पार्टी दी थी। मुझे कुछ और भी चाहिए, उसने बसंत की आंखों में आंखें डालकर शौकी से कहा था। हाँ बोलो, बसंत ने उसके चेहरे पर गिराई लटों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए पूछा। बसंत के स्पर्श से वह बेसुध होने लगी थी। बोली, मुझे कहीं मत जाने देना। वादा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और सच में वह कहीं नहीं जा पाई थी। बसंत ने उसके रहने का बंदोबस्त एक हॉस्टल में कर दिया था। उस हॉस्टल को एक क्रिश्चियन महिला विलियम चलाती थी। हॉस्टल के पास ही एक फैशन इंस्टीट्यूट था, जहां रोमा की सिस्टर कोर्स कर रही थी। यह आइडिया भी बसंत का ही था कि वह कोर्स कर ले। बीए की पढ़ाई तो वो प्राइवेट भी कर सकती है। उसे आइडिया पसंद आया। हेमादी को वो रुकने की एक ठोस वजह बता पाएगी। हॉस्टल के कमरे में हेमादी उस पर बरस रही थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या रखा है इस शहर में जो तू यहाँ से जाना ही नहीं चाहती? तेरी जिद थी, इसलिए हमने तुझे यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ने की इजाज़त दी। तेरा जीजा जी तो तब भी नहीं मानते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं। फिर तेरे लिए रिश्ता भी देखा गया है। खाता पीता परिवार है, लड़का तेरे जीजा जी की देखा भाला है। पढ़ाई पूरी होते ही हम तेरी शादी कर देंगे। वक्त से अपने घर चली जाओगी तो हमारी भी जिम्मेदारी और चिंता खत्म हो जाएगी। हेमादी बोले जा रही थी। वो सिर झुकाए बस सुन रही थी। बचपन से ही वो ऐसे ही करती थी। कोई बहस नहीं, जवाब नहीं, चुप रहकर भी अपनी सारी बातें मनवाती आई थी। अब भी यही होना था और हुआ। हेमादी को झुकना पड़ा। फिर रोमा और उसके परिवार ने उसे तसल्ली दी थी कि वे उसका ध्यान रखेंगे। हेमादी भारी मन से 100 हिदायतें देकर लौट गई। उनके जाते ही हफ्ते भर बाद जीजा जी आ गए। नाराज थे, मगर प्रत्यक्ष में उसके रहने और खाने और पढ़ाई से संबंधित सारा इंतजाम बड़े ध्यान से देखकर चेक कर रहे थे। फिर उसके नाम का अकाउंट खुलवाकर लौट गए। वक्त गुजरने लगा। वो खुश थी। बीए प्राइवेट कर रही थी। फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में उसका खूब मन लग रहा था। कपड़ों की रेशमी रंग बिरंगी दुनिया में वो अपने नाजुक मन की कल्पनाओं से खूब रंग भरती। यह काम उसके नेचर के मुताबिक ही था। बसंत उसके बनाए कपड़ों को गौर से देखता और फिर मुस्कुरा देता। उसके बाद बिना कुछ कहे ही वह खुशी से भर जाती। 2 साल गुजर चुके थे और यकीनन वो 7वें आसमान पर थी, लेकिन अब उसे धीरे धीरे नीचे आना था। बीए का 1 साल रह गया था। फिर यहाँ रुकने का कोई बहाना नहीं था। यूं ही एक दिन कंपनी गार्डन में घूमते हुए उसने बसंत से पूछा, मुझसे शादी करोगे ना? मैं तो अब किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बसंत खामोश रहा। कुछ बोलो, मुझे डर लगने लगा है। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, बसंत ने लापरवाही से कहा। हेमादी पागल नहीं है और जिंदगी भर क्या मैं पढ़ती ही रहूंगी? शादी की बात कर रही हूँ, तुम्हें इस बार उनसे बात करनी ही पड़ेगी। बसंत फिर भी खामोश रहा। हेमादी अगले महीने आ रही हैं। वे चाहती हैं कि मैं उनके साथ लौट चलूँ, पेपरों के वक्त ही यहाँ लौटूँ। तुम इस बार उनसे शादी की बात करोगे ना? उसने मनुहार की। हाँ हाँ, देखा जाएगा, पहले तुम अपनी पढ़ाई तो पूरी करो। बसंत टालने के मूड में था। वो खींच गई। देर तक दोनों के बीच खामोशी थी। फिर बसंत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर वही गहरी आंखों और तपता हुआ स्पर्श जो उसकी बर्बादी के लिए ही काफ़ी था। कल हेमादी को आना है और तुम्हें अभी अपना काम पढ़ना है या दी का सामना ही नहीं करना चाहते हो? और वो जोर जोर से रोने लगी। बसंत उसे चुप कराने लगा और आखिर उसने अपनी दलीलों से उसे मना ही लिया कि अगली बार बात करेगा।
वह दी का सामना करने के लिए फिर अकेली खड़ी थी। इस बार पहली दफा उसने दी के सामने काफी कुछ झूठ कहा। काफी नाराजगी और चिंता के साथ हेमा दी फिर लौट गई। उनके जाने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ था जो दिल में उलझ रहा था। विलियम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा था। तुमने अपनी सिस्टर को बसंत के बारे में क्यों नहीं बताया? उसके और बसंत के बारे में विलियम सब जानती थी, मगर इस विषय पर पहली बार बात कर रही थी। बात तो बसंत को करनी चाहिए थी और वो फिर सिसक पड़ी। वह तुम्हारी सिस्टर के सामने क्यों नहीं आया? देखो, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। तुम्हें अब उससे सब कुछ साफ साफ पूछना चाहिए। विलियम ने इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा था, मगर कई सवाल उसके आसपास छोड़ आई थी। दूसरे ही दिन बसंत लौट आया। जबकि वह एक हफ्ते की बात कर रहा था, वह बसंत को देखकर खुश हुई, मगर साथ ही पहली बार उसे कुछ चुभा भी था कि इतनी जल्दी लौट आना था तो एक दिन बाद चला जाता। दी से बात तो हो जाती, मगर बसंत ने फिर उसे अपने जादू में बांध लिया था। धीरे धीरे फाइनल परीक्षा का टाइम आ गया, मगर परीक्षा से ज़्यादा उसकी चिंता ये थी कि बसंत शादी को लेकर चुप्पी साधे हुए था। वह जानती थी कि उसके यहाँ से जाते ही उसकी शादी कर दी जाएगी। उसका मन करता बसंत खुद उससे शादी की बात करे और उसे सब साफ साफ और सच सच बता दे, जैसे वह अपने बारे में बताती है। मगर ऐसा नहीं था। एक दिन उसने इन्हीं गुलमोहर के पेड़ों के नीचे बसंत से कहा था, एक दिन चली जाऊंगी यहाँ से, तुम्हें शायद याद भी ना आऊं। क्या जाने की रट लगाए रहती हो? कहा तो है कि कुछ करेंगे। तुम कुछ नहीं करोगे और इस बार मैं भी नहीं करूंगी। वो संजीदा हो गई। शादी के बिना प्यार मुकम्मल नहीं होता क्या? बड़े झमेले हैं मेरी जान। करोगी तो कहोगी पहले ही अच्छे थे। बसंत ने उसके गले में बाहें डालकर उसे बहलाने की कोशिश की। तुम्हें पता है शादी के झमेलों के बारे में? कितनी कर चुके हो? हाँ, 4-5 तो कर ही ली है, बसंत ने आंखें दबाकर कहा। बसंत प्लीज, आज मुझसे साफ साफ बात करो, कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बसंत उसके आंसू को पोंछते हुए ठहरी सी आवाज में बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, न घर न पैसा, काम अभी जमा नहीं है। शादी भी कर लूं तो मेरे पास रहोगी कैसे? रह लूंगी, बस तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। मेरे माँ बाबूजी की जो संपत्ति है वो मेरी और हेमा दी दोनों की है। शादी के बाद मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे मिलेगी। हम उसे बेचकर घर भी ले लेंगे और तुम अपना बिजनेस भी आगे बढ़ा लेना। बसंत खामोशी से सब कुछ सुनता जा रहा था। अंततः उसने शादी के लिए हाँ कर दी। यादों में सफ़र करते करते कब ऑफिस पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। रोज ऐसा ही होता था, ना चाहते हुए भी अतीत के रास्तों में भटकती रहती। ऑफिस में कदम रखते ही हड़बड़ाता हुआ कबीर उसके पास आया। मैडम, आज सुबह से बहुतों की क्लास लग चुकी है, अब आपकी बारी है। उसने पर्स मेज पर रखा और मेजर आनंद के केबिन की तरफ बढ़ गई। मैं आई कम इन सर? यस प्लीज। सर, आपने बुलाया? बैठो। दीवान एसोसिएशन की पेमेंट का चेक अभी तक नहीं पहुंचा है और स्टॉक में दालों का स्टॉक लगभग खत्म है। सॉरी सर, आज सब हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। खैर कोई बात नहीं, अब देख लेना। और कुछ सोचा जो हमने कहा था? कह मेजर थोड़ा आंखों ही आंखों में मुस्कुरा दिए। उससे जवाब देते ना बना। मैं बता दूंगी सर, वह कहकर अपने केबिन में आकर अपना काम निपटाने लगी। स्टोर का सामान शॉर्ट लिस्ट करने लगी तो देखा दालों के अलावा काफ़ी कुछ सामान खत्म था। काम निपटाते निपटाते लंच का टाइम हो गया। आज वह लंच नहीं लाई थी, अतः स्टोर के ही एक हिस्से में बने कैफ़े में चली गई। कॉफ़ी के साथ ब्रेड रोल खाते हुए ख्याल मेजर आनंद की तरफ चला गया। वही मालिक थे स्टोर के। स्टोर के साथ ही एक इंस्टीट्यूट भी था जिसमें कई तरह के कोर्स कराए जाते थे। जो लोग फीस नहीं दे सकते थे उन्हें मुफ्त की ट्रेनिंग दी जाती थी और जो लोग फीस दे सकते थे उन्हें बताया जाता था कि उनके पैसों का सदुपयोग कहाँ किया जाता है। इंस्टीट्यूट सरकार से मान्यता प्राप्त था, अतः काफ़ी चलता था। इसके अलावा मेजर ट्रेड फेयर के द्वारा स्थानीय किसानों और विभिन्न प्रकार के कारीगरों और कलाकारों को भी बढ़ावा देते थे। इसके अलावा वे कई तरह के सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे।
सुनने में आया था कि उनकी बीवी और बच्चे का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो मारे गए थे। तब मेजर ने काफ़ी कम उम्र में ही आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया था और अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो करोड़ों में थी वो बेचकर उस पैसे को भलाई के कामों में लगा दिया था। वह जब यहाँ नौकरी करने आई थी तो उसे लगा था कि ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। आर्मी के लोग बहुत कायदा कानून पसंद होते हैं। मेजर थे भी ऐसे ही। काम में लापरवाही उन्हें पसंद नहीं थी, मगर धीरे धीरे उसके साथ काफ़ी कुछ आसान होता गया। बड़ी बात यह थी कि उसे यह महसूस हुआ था कि वह यहाँ सिर्फ नौकरी ही नहीं कर रही थी, बल्कि किसी अच्छे नेक मकसद में हिस्सेदारी भी है। उसे मेजर आनंद की बात याद आई। वे उसे शहर से कुछ दूर होने वाले ट्रेड फेयर में ले जाना चाहते थे, जहाँ से 2 दिन पहले लौटा नहीं जा सकता था। ऐसा नहीं कि वह पहले फेयर में मेजर और उनकी टीम के साथ गई नहीं हो, पर यो 2-3 दिन रुकने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। ऐसे सवालों के जवाब उसके पास हमेशा ना में ही होते थे, मगर जाने क्यों अब सीधा सा जवाब नहीं दे पा रही थी। इतने सालों बाद उसे शायद ब्रेक चाहिए था। कॉफ़ी खत्म करके वो सीधा मेजर आनंद के केबिन में पहुंच गई और फिर पूछा, कब चलेंगे सर? मेजर मुस्कुरा दिए, फिर कहा, इस पूरे महीने में जब भी तुम्हें सुविधा लगे। वापस आकर अपना काम करने लगी। शाम को घर लौटी, रूटीन कामों से निपटकर वार्डरोब खोलकर देखने लगी। इतने सालों में पसंद नापसंद कहीं खो गई थी। कभी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। सोचकर हंसी आती है, पर कुछ अच्छा नया खरीदती भी तो कैसे? जब मन ही खुश नहीं रहता तो तन की खुशी कहाँ से आती? वो बेड पर लेट गई। मन फिर अतीत में भटकने लगा।